जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गाइगर मुलर काउंटर को काफ़ी डिटेल से हमने स्टडी किया। आपने देखा कि किस तरह से एक गाइगर मुलर काउंटर के अंदर एक चैम्बर है जिसके अंदर आर्गन गैस को फिल किया जाता है एट लो प्रेशर, और जब बाहर से रेडिएशन इंटर होती हैं तो वो उसी आर्गन गैस को आयनाइज कर देती है। आयनाइज मेरी मुराद के इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देती हैं, पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर देती हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जाने के लिए हमने एक रास्ता रखा होता है जिसका नाम होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है काउंटर के साथ। इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ करंट पल्सेस मूव करते हैं, वायर्स के थ्रू काउंटर तक जाते हैं और काउंटर उन रीडिंग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ठीक हो गया। तो बेटा जितनी रेडिएशंस या जितने पार्टिकल्स इंटर होते हैं पर सेकेंड, पर मिनट या पर आवर, वो जो आपका रेट मीटर है वो उसको काउंट करके बता देता है। अब स्टूडेंट्स, गाइगर मुलर काउंटर के नीचे एक छोटी सी स्पेस होती है जहां पे हम सैंपल रखते हैं। कोबाल्ट रख दिया, यूरेनियम रख दिया, तो उससे निकलने वाली कितनी रेडिएशंस है वो हमें मिल जाती हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम उस गाइगर मुलर काउंटर के नीचे जो स्लॉट है वहां पे कोई सैंपल नहीं भी रखेंगे और उसके बावजूद हम गाइगर मुलर काउंटर को ऑन कर देंगे, तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन द एब्सेंस ऑफ सैंपल, इन द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, वो जो गाइगर मुलर काउंटर है वो फिर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन शो करता रहता है। अगरचे ये जो रेडिएशन अब शो कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द जब रेडियो एक्टिव सैंपल आपके स्लॉट में मौजूद था गाइगर मुलर काउंटर की। इसका मतलब है कि हमारी सराउंडिंग में हर टाइम रेडिएशंस मौजूद हैं। अब वो रेडिएशन स्टूडेंट्स कहाँ से आ रही हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ने लगे हैं, लेकिन ये जो रेडिएशन है ये कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ लेसर अमाउंट में हमारे इर्द गिर्द हर टाइम मौजूद हैं। ऑलराइट, तो चूंकि वो एक एक्सेसिव अमाउंट से ज़्यादा नहीं है लिहाजा हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन एज कंपेयर अगर हमारे करीब एक सैंपल पड़ा होगा रेडियो एक्टिव सैंपल तो वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होगा। Okay, students. So when no source is present in the front of the GM tube, the counter or the rate meter still gives reading. ये मैंने बात बता दी बेटा। तो इन रेडिएशंस को जो कि हर टाइम आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इन रेडिएशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। सो बैकग्राउंड रेडिएशन इज द प्रेजेंट दैट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड इन द एनवायरमेंट। और इन रेडिएशन के दो सोर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। अर्थ क्रस्ट, दैट मीन के अर्थ के अंदर कोर के करीब या कहीं भी जो मिनरल्स मौजूद हैं, जो रेडियो एक्टिव मेटल्स मौजूद हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स मौजूद है ज़मीन के अंदर, वो वहाँ हर टाइम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो रेडिएशन जब अर्थ से बाहर निकल रही है तो उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को घेरा हुआ है उन रेडिएशंस ने, जो कि अर्थ क्रस्ट से निकल रही हैं। ईजी हो गया? गुड। सेकेंड जो हमारे पास रीज़न है स्टूडेंट्स वो है कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज क्या हैं, इनके बारे में आप डिटेल्स इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी सिंपल से एक बात बता देता हूँ, मुश्किल नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस इमेजिन कर लो स्काई से कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि हर टाइम हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी जो एयर, एक ओशन ऑफ एयर है, इसको आके हिट करते रहते हैं। ठीक हो गया? अब जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हिट करते हैं या अर्थ एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं, कुछ भी आप समझ लें, ये फ़ौरन अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और हमारे आसपास हमें ऐसे पार्टिकल्स मिल जाते हैं जिनकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन हर टाइम मौजूद होती है। ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये सिलेबस, इनका नाम जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, मेरे ख्याल से इनका नाम बेटा म्यून्स होता है, MUONS। ये कहीं स्पेस से आ रहे होते हैं, चूँकि ये अपने पाथ से डेविएट कर जाते हैं, जैसे ये हमारे अर्थ के करीब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरेक्ट करते हैं या अर्थ के हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें इनकी लोकेशन का सही अंदाज़ा नहीं होता। फिलहाल हमें इतना कहीं पता है कि पार्टिकल्स हर टाइम स्पेस से आ रहे होते हैं। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, जो कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है। इन एनिमेशंस को देख ली, अर्थ क्रस्ट है, अर्थ रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। So we called this particular radiation as background radiation that is present all around in our environment as well. All right. So next है बेटा, ये पार्टिकल्स हैं, ये देखें येलो कलर के पार्टिकल्स आ रहे हैं। जैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में इंटर होने की कोशिश करते हैं तो ये अपने पाथ से क्या कर जाते हैं? डेविएट कर जाते हैं। तो लिहाजा इनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज कहते हैं। ऑल राइट, ओके जी।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये बस एक बेसिकली एक इमेज सा, प्यारा सा इमेज सा बना हुआ है जिसमें लिखा है रेडिएशन हमारे आसपास मौजूद है हर टाइम, ज़मीन से निकल रही हैं, ठीक है, फ्रॉम सॉइल। हम जो फूड वगैरह खाते हैं वो रेडिएशन हल्की हल्की प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ही लेसर अमाउंट में बेटा। कॉस्मिक रेज से रेडिएशंस आ रही हैं, जो हवा हम इनटेक कर रहे हैं उसमें रेडिएशन मौजूद है, प्लांट्स रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अमाउंट में हल्की हल्की वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट के हर चीज़ ही बहुत ही लेसर अमाउंट में रेडिएशन कहीं ना कहीं हल्की हल्की प्रोड्यूस करती जा रही है। तो वो जब कंबाइन होती है तो हमारे सराउंडिंग में हर टाइम बैकग्राउंड रेडिएशन है। सो बेटा बैकग्राउंड रेडिएशन का समझाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि गाइगर मुलर काउंटर के अंदर चाहे सैंपल रखो तब भी रेडिएशन काउंट होती है, तब तो उस सैंपल की काउंट होंगी, चाहे ना रखो तब भी रेडिएशन आती हैं जिनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। अब जब हम P4 और P2 के क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने आपको क्वेश्चन में बैकग्राउंड रेडिएशन का बताया होता है कि बैकग्राउंड रेडिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर सैंपल इज 30 साइकिल पर मिनट, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल काउंट आफ्टर सर्टेन हाफ लाइफ। इस किस्म का क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको वहां पे बैकग्राउंड रेडिएशन टोटल काउंट रेट से माइनस करनी होती है ताकि आप सही आंसर निकाल सको। ठीक हो गया बेटा? इसके बारे में हम फिर इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करेंगे। सो अभी हम आगे चल रहे हैं और मैंने आपको बता दिया कि जब भी अल्फा, गैमा और बीटा पार्टिकल्स आपके गाइगर मुलर ट्यूब के अंदर एंटर होती हैं तो वहाँ पे हमें आयनाइजेशन का फिनोमेना देखना पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पल्सेस होती हैं, मूव करती हैं, काउंटर रेट पे जाती हैं और काउंट करता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि अल्फा है, बीटा है या गैमा है? तो हम बड़ा आसान सा हल करते हैं स्टूडेंट्स कि हम ये जो अल्फा सोर्स रखा है, ओके, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है हमने ग्रीन कलर का, कुछ भी आप समझ लें, हम इनको रोकने के लिए क्या आगे रख देते हैं बेटा? एक पेपर की शील्ड रख देते हैं, एक पीस ऑफ पेपर रख देंगे गाइगर मुलर काउंटर के बिल्कुल उस ट्यूब के ओपनिंग के सामने, मीका के सामने। ठीक हो गया? जो ओपनिंग है। अब होगा क्या, अगर आपकी रेडिएशन अल्फा, बीटा और गैमा का मिक्सचर है तो वो जैसे ही गाइगर मुलर काउंटर के माइका विंडो के थ्रू एंटर होने की कोशिश करेगी तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पीस ऑफ पेपर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो रुक जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, सिर्फ मूव करेंगे बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम की शीट रख देंगे, आप की शीट रख दें या एक प्लेट रख दें बेटा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो अल्फा पार्टिकल होंगे ये दोनों रुक जाएंगे, सिर्फ गैमा रेडिएशन एंटर होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि गैमा रेडिएशन में एंटर ना हो तो फिर लेड की एक शील्ड रख दें। तो इसके बारे में मजीद डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह। अभी बेटा आपको सिंपल ये बता रहा हूँ, टू कन्फर्म द अल्फा रेडिएशन पेपर एब्जॉर्बर कैन बी यूज, टू कन्फर्म द बीटा रेडिएशन 5 mm एल्यूमिनियम शीट एब्जॉर्बर, टू कन्फर्म द गैमा रेडिएशन अ थिक लेड शीट एब्जॉर्बर कैन बी यूज्ड। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं सर्टेन या स्पेसिफिक रेडिएशंस को रोकने के लिए। अगर हम अल्फा को रोकना चाहते हैं पीस ऑफ पेपर रख देंगे, अगर हम बीटा को रोकना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम रख देंगे, अगर हम गैमा रोकना चाहते हैं तो हम लेड की शीट रख देंगे। ऑलराइट, सो बेटा हम इसको और आसान करते हैं। अगर आपके पास कोई भी आपने एब्जॉर्बर नहीं रखा, ना पेपर रखा, ना शीट ऑफ एल्यूमिनियम की शीट रखी, ना लेड का कोई पीस रखा, तो आपने देखा कि बेटा आपके पास रेडिएशन कितनी आ रही है? 2000। अब आपने क्या किया कि गाइगर मुलर के सामने आपने कितनी रख दी बेटा? पेपर की शील्ड, पीस ऑफ पेपर रख दिया। जब जैसे ही पीस ऑफ पेपर रखा आपने देखा 2000 से 190 हो गई है। क्या हो गई है? रेडिएशंस हो गई हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आपने क्या किया, एल्यूमिनियम की शीट रखी तो आपके पास क्या आ गई? 190 से मूव करके रेडिएशन किधर आ गई? 20 पे आ गई। ठीक हो गया? और जैसे ही आपने लेड रखा तो आप 20 से 20 पे रहे। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत ध्यान से समझना है, छोटी सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है, मुश्किल नहीं है बेटा, ज़रा ध्यान से अब देखिएगा। 2000 से कहाँ पे आ गए? 190 पे आए पेपर रखने के बावजूद। तो क्या ये 20 से 190 माना कोई रीजनेबल चेंज है? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब है जो रेडिएशन एंटर हो रही थी उनमें अल्फा मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब है वो जो पार्टिकल है वो सिर्फ बीटा और या गैमा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट,
अच्छा बेटा, जैसे ही आपने एल्यूमिनियम शीट रखी, क्यों? क्योंकि पीस ऑफ पेपर की मौजूदगी में अल्फा तो रुक जाते हैं, तो अगर अल्फा होता तो 2000 से एक रीजनेबल डिक्रीज आता ना, रीजनेबल डिक्रीज तो आया नहीं, 190 पे आ गई। अच्छा, अब आपने जैसे ही एल्यूमिनियम शीट रखी, आपने देखा 190 से 20 पे आ गई है, क्या? रेडिएशन या काउंट रेट। इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम बीटा पार्टिकल से, जैसे ही आपने एल्यूमिनियम की शीट रखी, गाइगर मुलर काउंटर की ट्यूब के आगे अब बीटा पार्टिकल्स इंटर नहीं हो सकते, तो आपकी रेडिएशन 1980 से बेटा कहां पे आ गई है? 20 पे आ गई। इसी जैसे ही आपने लेड रखा तो आपने देखा 20 है तो 20 का 20 रहा, तो इसका मतलब है गैमा भी नहीं है। अगर गैमा होती तो प्रोबेबिलिटी थी कि 20 से 10 पे आ जाते, 20 से 5 पे आ जाते, ये तो आए नहीं। इसका मतलब है आपकी रेडिएशन में सिर्फ और सिर्फ बीटा प्रेजेंट था, ना अल्फा प्रेजेंट है ना ही गैमा प्रेजेंट है। आसान करते हैं बेटा, आप देखिएगा जरा। पहले टोटल कितनी थी? 4500, जब कोई एब्जॉर्बर नहीं रखा था। पेपर रखा, 3000 होगी। अल्फा प्रेजेंट है, 1500 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल है, अल्फा इज प्रेजेंट। इसका मतलब है अल्फा आपकी रेडिएशन के अंदर प्रेजेंट था, अब अंदर नहीं जा रहा, तो रेडिएशन अब कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? 3000 होगी। जैसे ही एल्यूमिनियम रखा, 3000 से 1400 हो गई। क्या बीटा प्रेजेंट है? बिल्कुल है बेटा, बीटा प्रेजेंट है। 1400 से 25 हो गई। क्या? लेड रखा, इसका मतलब है गैमा भी प्रेजेंट है बेटा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में आप रेडिएशंस में डिग्रीमेंट देख के आप अंदाजा लगा लेते हो कि आपकी रेडिएशन में अल्फा है, बीटा है या गैमा है। ठीक हो गया? अब बेटा एक नेक्स्ट डिटेक्शन की टेक्निक है जिसको हम क्लाउड चेंबर कहते हैं। याद रहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगेन आपकी बुक में प्रेजेंट है, छोटा सा पैराग्राफ उसमें प्रेजेंट है, तो ये ना वो पेपर में आ जाए तो फिर मुश्किल आप लोगों को हो जाए। हम कर लेते हैं बेटा, मुश्किल नहीं है, बस जितना लिखे आपने कोशिश कीजिएगा उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, लेकिन है ये इंटरेस्टिंग। ठीक है? अच्छा जी, हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में बेटा ये है कि हमने इस जगह पे क्या रखी होती है? आइस रखी है, ये सारी जगह। ये कौन सी आइस है? ये ड्राई आइस है। ठीक हो गया? और ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका जो टेम्परेचर है, इस वजह से ये पूरे की पूरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना हो जाता है बेटा? -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओके, सो पहला स्टेप आपने समझ लिया कि आपने इस क्लाउड चैम्बर की बेस किसकी बनाई है? बेस ड्राई आइस की बनाई है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बनाई है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया अंदर? -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब बेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने क्या रखा हुआ है? ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, ये चेक कीजिएगा। स्टेप 2 देखो, ये स्टेप 1 समझ लिया, अब स्टेप वाइज फोकस करना है, मुझसे आगे नहीं चलना, मुश्किल हो जाएगी बेटा। स्टेप 2 में क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी सोर्स हो सकता है जो कि अल्फा, जो कि बीटा, जो कि गैमा प्रोड्यूस कर सकता है एट द सेम टाइम। तीनों भी प्रोड्यूस कर सकता है, दोनों भी प्रोड्यूस करता है, या एक भी प्रोड्यूस कर सकता है। ऑलराइट, हम करने क्या चाह रहे हैं? इन रेडिएशन को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। हमने 2 स्टेप सीख लिए। तीसरा स्टेप बेटा ये है कि आर्गन गैस है। क्यों है? पिछले लेक्चर में बता चुका, लो टेम्परेचर पे इसको फिल कर देते हैं क्योंकि ये नोबल गैस है। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि इस गैस को आयनाइज हमने करना है। किसकी मदद से? रेडिएशंस की मदद से। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर हम क्या यहां पे रखते हैं? यहां पे हम फेल्ट रिंग है, ये 4th स्टेप है। ये ऐसी फोम टाइप समझ लें जिसको हमने अल्कोहल में डिप किया होता है। आपको पता है अल्कोहल वोलेटाइल होता है, जल्दी से घूमना फिरना शुरू कर देता है, और इसके वेपर्स बड़ी जल्दी सराउंडिंग में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जरा आपने ध्यान से समझना है इस बात को अगेन। ओके, हमने सारे स्टेप समझ लिए, कोई मुश्किल परेशानी वाली बात फिलहाल आई होप सो नहीं होगी। अल्कोहल वेपर्स कंडेंसर, ये बात मैं समझा दूँ। ठीक है? अब बेटा जरा ध्यान से देखो, ये प्लास्टिक लेड है, दैट्स मीन कि इस चीज़ को कवर किया गया। ठीक है? अब जरा ध्यान दो, इधर इस चैम्बर के अंदर मैं अब इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास लिखने के लिए आसानी हो जाए। आई होप सो कि आपने छोटी छोटी चीज़ें समझ ली होंगी। अब मेन चीज़ों की तरफ जाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। होता यह है बेटा, ज़रा प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि आर्गन गैस के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल मैंने एक एटम बना लिया, दूसरा एटम बना लिया, तीसरा एटम बना लिया। ठीक है? यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं,
अल्फा भी आ सकती हैं, बीटा भी आ सकती, गैमा भी आ सकती। कहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये रेडिएशन जब आर्गन गैस के एटम्स को हिट करेंगी तो स्टूडेंट्स इसको बना देंगी प्लस और इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी, इसको बना देंगी प्लस, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसको प्लस, इसको नेगेटिव। आयंस की फॉर्मेशन होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन इन आर्गन गैस। ठीक हो गया? इसका मतलब है जैसी रेडिएशन ऑन की, आर्गन गैस मौजूद थी, रेडिएशन आके हिट करती है किसको? आर्गन के एटम्स को। एटम्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? आयनाइज हो जाते हैं, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग हो जाते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? इसका मतलब है आपको अब क्या नजर आ रहा है, इस -80 डिग्री एटमॉस्फेयर के अंदर आपको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नजर आ जाएंगे। ठीक हो गया बेटा क्या नहीं? आयंस बनना शुरू हो गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपको एग्जांपल देता हूं कि जब भी गैसेस ने क्या होना होता है, कंडेंस होना होता है, वेपर्स ने कंडेंस होना होता है, ठीक है, तो वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। वैसे हवा में खड़े खड़े कंडेंस नहीं हो जाते। आपने कंडेंसेशन देखी होगी विंडो में, अपनी गाड़ियों की विंटर्स में देखी होगी आपने, अपनी जो गाड़ियों की विंडोज वगैरह पे वो क्या हो जाते हैं, वो पानी की एक लहर, वेपर्स की एक लहर बन जाती है ना। जब अंदर का टेम्परेचर हाई होता है और बाहर का टेम्परेचर क्या हो, ठंडा हो, तो विंडो ठंडी होती है, उसका टेम्परेचर लो होता है, तो इन साइड आप देखते हो कि मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है। तो कभी आपने देखा कि हवा में ही मॉइस्चर बन गया हो? नहीं स्टूडेंट्स, हवा में नहीं, उसको कोई सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी तरह जब बारिश होनी होती है, ये क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे भी जब वेपर्स ऊपर जाते हैं हवा में, हाई टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर लो होता है। तो जैसे ही वो वेपर्स कंडेंस होते हैं, तो वैसे बैठे बैठे कंडेंस नहीं हो जाते स्टूडेंट्स, वो डस्ट पार्टिकल के अराउंड कंडेंस होते हैं। इसका मतलब है जैसे ही वो ढूंढते हैं ये डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, फौरन इसके इर्द गिर्द क्या हो जाते हैं, कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, रेन ड्रॉपलेट बना लेते हैं और क्लाउड्स बना लेते हैं। आगे बात समझ के नहीं? आगे आपने क्या क्रिएट कर दी है बेटा, आपने आयंस क्रिएट कर दिए हैं। ठीक हो गया? और आयंस के साथ साथ अभी आपको पता है छोटे छोटे अल्कोहल के वेपर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक हो गया? अब यहां तक हम बात रोकते हैं, यहां से अब हम आगे पढ़ते हैं। रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट आयनाइजेस द गैस व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द आयन फॉर्मेशन। यहां तक बेटा हमने देख लिया। अगली मेन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एज द अल्कोहल वेपर स्प्रेड्स डाउनवर्ड थ्रू द चेंबर इट गेट्स कूल। Alcohol vapor then condenses around the ions and resulted in the trails of teeny droplets. तो अल्कोहल के जो वेपर्स है, वेपर्स क्या होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं, जो कि तीनों फेज में आ सकते हैं। ठीक हो गया? मतलब रूम टेम्परेचर में, लिक्विड में होगा, सॉलिड में आ जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वेपर्स है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेपर्स है स्टूडेंट्स, ये जाते हैं, ये गैस के एटम्स हैं, छोटे छोटे वेपर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इन आयंस के इर्द गिर्द स्टूडेंट्स इनका सहारा लेके कंडेंस हो जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं। ठीक हो गया? आई नो दैट थोड़ी सी मुश्किल बात है, इसको बार बार रिवाइंड करके देख लें। आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक है? अल्कोहल वेपर्स हैं, आर्गन गैस के आयंस फॉर्मेशन हो गई है रेडिएशन की स्ट्राइकिंग की वजह से, रेडिएशन की कोलिजन्स की वजह से। ये जो अल्कोहल वेपर्स जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, इनका टेम्परेचर ऑब्वियसली -80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इनको क्या चाहिए, इनको तो कंडेंस होना है, लो टेम्परेचर है, कंडेंस होना है। तो जैसे ही ये कंडेंस होते हैं, इनको तो कंडेंस होने के लिए सहारा चाहिए, और सहारा किसका लेते हैं, ये आयंस का लेते हैं। आयंस के इर्द गिर्द फॉर्मेशन बना के कंडेंस हो जाते हैं, और ये एक फिर बारिश के कतरों की तरह, टिनी रेन ड्रॉपलेट्स की तरह नीचे आते हैं। कैसे आते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। आई होप सो के वीडियो थोड़ी सी हैंग नहीं हो रही होगी। ये इस किस्म की आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये पूरी की पूरी वो आबशार सी नज़र आ जाती है। देखिए बेटा, ये कितना खूबसूरत तरीके से बन रहा है, ये फोग बन रही है। तो कभी आपको फोग, कभी की टिनी ड्रॉपलेट्स, कभी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्रेल्स नज़र आती हैं, कभी एब्रप्ट तरीके से नज़र आती हैं। तो हम बात ख़त्म करते हैं कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन्स नज़र आए, लीनियर लाइन्स नज़र आए, इसका मतलब है वो अल्फ़ा पार्टिकल है। जब भी आपको इस किस्म की लाइन्स नज़र आए बेटा, तो ये बीटा पार्टिकल्स हैं। और जब भी आपको मॉइस्चर या फोग नज़र आए, तो वो होते हैं गैमा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया? अब इन चीज़ों को बेटा पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेडियो एक्टिव डिके का, तो इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। इस टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा भी रिवाइज करके देख लीजिएगा, कोई इशू हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अच्छी तरह समझा दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।